हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। जैसे कि हमने दो पार्ट में साइको एनालिटिक थ्योरी को कवर किया, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन उसके पहले जो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। In our previous lectures, we have discussed introduction of Freud, topographical structure, then structural model और concept of anxiety। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म है क्या, है ना। जैसे हमने देखा था कि स्ट्रेस एंड एनजाइटी को कॉप अप करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं ताकि अपनी जो ईगो है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, है ना। जब भी आप किसी भी चीज़ में आपको कोई कन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो आप क्या करते हो कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो सिचुएशन के साथ कंपनसेट कर देते हो या फिर उस चीज़ का ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल देते हो। उसी तरह से हमारे डिफरेंट टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म रहेंगे जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज रहती हैं जो कि हम अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनजाइटी और स्ट्रेस से कॉप अप करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि इड ईगो एंड सुपर ईगो के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट रेज ना हो। एक सेकेंड। सबसे पहले जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा वो है रिप्रेशन। रिप्रेशन से आप क्या समझते हो, है ना। जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, रिप्रेस्ड करना। रिप्रेस का मतलब कि ब्लॉक कर देना। जब कोई ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंस जिनको आप याद नहीं करना चाहते हो, आप क्या करोगे, उनको एक अपने अनकॉन्शियस माइंड में ब्लॉक करके रख दोगे। जैसे हमने शुरू में ये डिस्कस किया कि ये अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज रहती हैं जो हम अपने पेनफुल एक्सपीरियंस से बचने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या रहेगा, ये मोस्ट बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, किसी के चाइल्डहुड में कोई ऐसे इवेंट हुआ होगा, कोई ऐसी मेमोरी होगी जिसको वो बार बार याद नहीं करना चाहता है। मतलब वो उसको ट्रोमेटाइज करती है, वो सिचुएशन एंजाइटी देती है, तो वो क्या करेगा, उससे बचने के लिए उनको ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डिनाइल। डिनाइल जैसे कि वर्ड ही अपने आप में कह रहा है, रिफ्यूज करना, है ना। हम क्या करेंगे कि जो रियलिटी के फैक्ट हैं उनको रिफ्यूज कर देते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होती है। किसी भी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ताकि हमारी जो ईगो है वो सेटिस्फाइड रहे। या फिर अगर आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है कि किसी के लव वन की डेथ हो जाती है, सब उसे बोलते हैं कि नहीं यही रियलिटी है, यही रियलिटी है, लेकिन वो क्या कर पाता है, उस सिचुएशन के साथ खुद को कॉप अप नहीं कर पाता है, बिलीव नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है कि उस सिचुएशन से वो बाहर निकल सके। और वो इसी सिचुएशन में कभी कभी किसी को 6 मंथ, 1 साल और या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। देन जो हमारा थर्ड वन रहेगा वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आप सबने देखा होगा ना, प्रोजेक्टर थिएटर में गए हो कभी, वहाँ पे क्या होता है, जो प्रोजेक्टर होता है उसकी लाइट पड़ती है पर्दे पे, तो हमें क्या होता है कि वो मूवी या फिर कोई भी ड्रामा होगा वो दिखने शुरू हो जाता है। उसी तरह से इस डिफेंस मैकेनिज्म में क्या रहता है कि हम क्या करते हैं कि अपनी जो अनअक्सेप्टेबल फीलिंग्स होती हैं वो दूसरों पे डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अपना ब्लेम किसी दूसरे पे डालना। इसकी एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। जैसे कि दो फ्रेंड्स हैं, आपस में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक फ्रेंड उसको चीट कर रहा है, वो पकड़ा गया, तो वो क्या करेगा कि खुद नहीं मानेगा, इवन कि अपना ब्लेम उस पर डाल देगा कि नहीं मैं तो सही हूँ, तू ही चीटर है, तूने ही मुझे चीट किया है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जैसे कि आपने मैथ में भी ये कॉन्सेप्ट किया होगा, हम क्या करते हैं, बराबर करना, है ना, दो टर्म्स को इक्वलाइज करना। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने फेलियर की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तैयार रखते हैं ताकि हम खुद के बिहेवियर को जस्टिफाई कर पाएं। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल
कोई भी है एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो वो क्या करेगा, टीचर पे ब्लेम डाल देगा, या तो बोलेगा कि टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था, क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं आया था। अपनी गलती ना मानना, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है रिग्रेशन। रिग्रेशन का है कि अपने अनइवन या फिर अनयूजुअल एक्टिविटीज़ की तरफ अपने बिहेवियर को डाल लेना, और ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में ही डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कभी कभी किसी को अगर स्ट्रेस होता है तो वो नेल बाइटिंग या फिर थंब सकिंग करना शुरू कर देता है। क्यों कर रहे हैं, ताकि उनका जो दिमाग है वो सिग्नल उस साइड देना शुरू कर देगा, और उनकी जो स्ट्रेस का लेवल है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस से कॉप अप करने के लिए वो क्या करेंगे, या फिर तो नेल बाइटिंग करते रहेंगे या फिर थंब सकिंग करते रहेंगे ताकि स्ट्रेस को रिड्यूस कर। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से आप क्या समझते हो, है ना, चीज़ों को अनअसेप्टेबल जो इम्पल्सिस हैं उनको सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म्स में लाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, वो गुस्सा वो एनर्जी अपने कहीं और यूटिलाइज करोगे। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसको टीचर ने डांट दिया तो वो क्या करेगा कि टीचर को वापस डांटेगा नहीं, वो उसी एनर्जी को स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में या फिर किसी और एक्टिविटी में यूटिलाइज करेगा, ताकि वो एक हेल्थीएस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, और इसको हम हेल्थीएस्ट डिफेंस मैकेनिज्म कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें हम किसी भी दूसरे पर्सन के ऊपर अपनी गलतियों का ब्लेम नहीं कर रहे हैं या फिर किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द हेल्थीएस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो इमोशंस होंगे उनको एक जोन से दूसरी सेफर जोन में शिफ्ट कर देंगे। वो कैसे, अगर कोई पेरेंट है, फादर है, वर्क प्लेस पे उसको बॉस ने डांट दिया तो वो क्या करेगा, उसका गुस्सा घर आके किसी और पे निकाल देगा, ये ऐसे। और आप बोलोगे कि नहीं, सब्लिमेशन में और इसमें क्या फ़र्क है। सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं कि अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कर रहे हैं, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं ताकि हमारा जो स्ट्रेस या एंजाइटी है वो रिलीज हो जाए। नेक्स्ट हमारा रहे रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें क्या रहता है कि हम अपोजिट बिहेव करना शुरू कर देते हैं ताकि हमें उन चीज़ों से परेशानी ही ना हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे, उसके सामने ऐसे ही कि नहीं मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम तो बहुत अच्छे हो, ताकि मतलब कि उन चीज़ों की नौबत ही नहीं आए, आपको स्ट्रेस ही ना हो। जैसे कि कोई ना ये डिसलाइक वाली जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, कोई बुआ मौसी कोई घर पे आ जाए तो हम वैसा बिहेव, नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, आप ही जो हो आप ही हो, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है वो हमें ही पता होता है। तो दैट्स वाई ये रहेगा आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो रहता है आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इमिटेट करना। इमिटेट का मतलब समझते हो ना, कॉपी करना। इमिटेट अनदर पर्सन टू रिड्यूस एंजाइटी। हम क्या करेंगे, कभी हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हम बोलते हैं कि नहीं यार उसके साथ भी तो हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंटिन्यू किसी एग्जाम में फेल होते जा रहे सक्सेस नहीं मिल रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करना, खुद को कंपेयर करना शुरू कर, नहीं यार वो तो इतना इंटेलिजेंट है, उसका नहीं हुआ, चल मेरा नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर से सही। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इमिटेशन कर रहे हैं कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके और खुद की ईगो को सेटिस्फाइड करते जा रहे हैं। जो लास्ट वन हमारा रहेगा वो है कंपनसेशन। कंपनसेशन में हम क्या करेंगे कि अगर हम किसी एक जगह वीक हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो एकेडमिक में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, तो उसको क्या करेंगे कि वो कंपनसेट हो जाएगा स्पोर्ट एक्टिविटी में भी, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट, है ना। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर नॉट परफेक्ट। दैट्स वाई कि हर एक किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो खूबी रहती ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग कंपनसेट करेंगे। अगर किसी का एकेडमिक अच्छा नहीं है तो उसका हो सकता है स्पोर्ट्स, तो और टीचर क्या करेगा, उसको वो अपॉर्चुनिटीज, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि वो जो अपनी स्किल्स या टैलेंट है उसको शो कर सके। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया कि क्या है, लेकिन क्यों पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी।
सबसे पहले जो रहेगा कि ये हमारी ईगो को प्रोटेक्ट करता है ना। अगर हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगा तो हम कैसे चीज़ों को कंपनसेट करेंगे, फिर तो हम एंजाइटी स्ट्रेस में ही रहेंगे ना, कॉप अप नहीं कर ही पाएंगे। दैट्स वाई कि डिफेंस मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट। और क्या होगा इसमें, हेल्प इंडिविजुअल्स टू कोप अप विद स्ट्रेस। जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें हम अपने स्ट्रेस को कोप अप करते हैं। और नेक्स्ट इसमें रहेगा मेंटेन साइकोलॉजिकल बैलेंस, कि हमारे जो फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है लास्ट की, हमने पूरी थ्योरी ओवरऑल पढ़ ली है। इसका एजुकेशनल, हमने डिफेंस मैकेनिज्म तो पढ़ा, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा रहेगा कि एम्फोसिस इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। इसमें स्कूल और टीचर का क्या रोल रहेगा कि स्टूडेंट को कोई भी ऐसी मेमोरीज नहीं देनी है कि इन फ्यूचर उसको एंजाइटी या स्ट्रेस हो, वो डिप्रेस्ड हो जाए। उसको एक पॉजिटिव और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। इंडिविजुअल डिफरेंस का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक इंडिविजुअल को उसकी नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखे। अगर किसी की बिहेवियर में प्रॉब्लम है, कोई माल एडजस्टमेंट आ रही है, तो उसको कॉप अप करे, सोल्यूशन ढूंढे, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करे। देन क्या है, यूजफुल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जैसे कि आजकल का दौर चल रहा है, हर किसी को काउंसलिंग की नीड है ही है, मेरे अकॉर्डिंग तो है ही है। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ लैग कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की ट्राई करे और उनको टाइम टू टाइम काउंसल करे। देन क्या है इसमें, टीचर शुड क्रिएट ए स्पोर्टिव इन्वायरमेंट। स्पोर्टिव इन्वायरमेंट कैसे होगा, यहाँ पे कोई भी सुपेरिटी इन्फ्यूरिटी वाला ये चीज़ें ना हो, कंपैरिजन ना हो, पार्शियलिटी ना हो, और एक अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट क्या है इसमें, इनकरेज इमोशनल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, कि इमोशनल सपोर्ट भी टीचर ने उसको प्रोवाइड करनी है, ताकि अगर कुछ दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो टीचर के साथ शेयर कर सके, एक रैपो बना के रखना है। लास्ट हम इसमें क्रिटिसिज्म क्या रहेगा, ओवर एम्फोसिस ऑन सेक्सुअलिटी, कि जो फ्रॉइड थे उन्होंने ज़्यादातर सेक्सुअलिटी की बात ही की है, जैसे कि उन्होंने जेनेटिव स्टेज में बताया है, देन फैलिक और लेटेंसी स्टेज में, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया है। इवन की सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, देन लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन। हम किसी भी तरह से इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते हैं कि कौन जो जिन स्टेजों में उन्होंने जिस पर्सनैलिटी ट्रेट की बात की है, क्या वही उनके अलावा कोई और ट्रेट हमें देखने को नहीं मिलेगा, मे भी मिल सकता है। फिर है जेंडर बायस, क्योंकि उन्होंने एक डिवाइडेशन रख दी थी कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में ये होगा, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में ये रख देगा, तो दैट्स वाई इस थ्योरी को हम ऐसे भी जेंडर बायसनेस भी कह सकते हैं। देन टू डिटरमाइनिस्टिक, है ना, इस चीज़ में क्या है कि एक लिमिटेशन बाउंडेशन लगा दी कि नहीं यहाँ तक है तो ये होगा, यहाँ पे आपकी ये डेवलपमेंट रहेगी, है ना। ओवरऑल मतलब कि ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात नहीं। जब भी हम एजुकेशन सेटअप के अंदर होते हैं तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन इस थ्योरी में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। ये थे इसके क्रिटिसिज्म। लास्ट में हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं इसको। लास्ट में हम कह सकते हैं कि फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी वो एक डीप स्टडी थी, और हमें मतलब कि इन डिटेल बताती है, ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, जिसमें हमने अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइकी के बारे में पढ़ा, साइको सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में, ऑडिपस, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सिस, डिफेंस मैकेनिज्म एंड ऑल। इसी के साथ हमारी साइको एनालिटिक जो थ्योरी थी विद डिफेंस मैकेनिज्म एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट करना, ऐसे ही मैं वीडियोस लाती रहूँगी ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए, और मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।